घड़ी की सुइयां जितनी तेजी से चलती हैं उससे भी तेज इस वक्त देश और दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। शनिवार तक 24 घंटे में देश में 1,41,986 केस आए, यानी प्रति मिनट भारत में 97 मरीज कोरोना के मिल रहे हैं। कोरोना की इसी खतरनाक रफ्तार ने लोगों के साथ साथ राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। कई राज्यों में सख्त कदम उठाने के बावजूद कोरोना की बेलगाम रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आइए देखते हैं कोरोना की तीसरी लहर का तांडव। कैसे देश में कोरोना की तीसरी लहर अब मचा रही है तांडव। कैसे रोजाना बढ़ रही है कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रफ्तार। क्या दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू से काबू में आएगा कोरोना? कैसे दिल्ली में आई वीकेंड कर्फ्यू तोड़ने वालों की शामत। दिल्ली मुंबई के डॉक्टरों में क्यों भयंकर तरीके से फैल रहा है कोरोना। तीसरी लहर में कोरोना के पीक पर पहुंचने का क्या अनुमान है? देश में रोजाना 1.5 लाख के करीब कोरोना केस। आगे क्या होने वाला है? तो स्थिति यह है कि देश में कोरोना के हालात बेहद विस्फोटक स्थिति में पहुंच गए हैं। क्या आम और क्या खास, सभी तक कोरोना वायरस की घुसपैठ तेजी से हो गई है। डॉक्टरों, सितारों और नेताओं के भी बड़ी तादाद में संक्रमित होने की खबरें आ रही हैं। संसद भवन के 400 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हर किसी को कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। क्या आम और क्या खास। और अब आप यहां नजर डालिए ग्राफिक्स पर ज्यादा जानकारी के लिए। संसद से सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। संसद में 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। संक्रमितों में स्टाफ और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। कब हुई इन लोगों की जांच और कब पता लगा? 6 और 7 जनवरी को कोरोना टेस्ट हुए थे और इन सभी लोगों की करीब 400 के करीब लोगों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अब तक 4 जज संक्रमित हो गए हैं, यानी कि संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना पहुंच चुका है। शनिवार को 2 जज संक्रमित हुए थे और सभी की चिंता बढ़ गई है कि कितनी तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं। गुरुवार को भी 2 जज संक्रमित हुए थे। तो गुरुवार को एक बार खबर आई और फिर शनिवार को 2 जज के संक्रमित होने की खबर आई और 150 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो गए हैं। 150 एक बड़ा नंबर है, एक बड़ी संख्या में। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और साथ ही संसद में भी। और अगर महानगरों की बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? दिल्ली में 20,181 मामले इस वक्त हैं। मुंबई में 20,318 केसेस कोरोना के। बेंगलुरु में 7,100, चेन्नई में 5,098 मामले और कोलकाता की अगर बात करें तो 7,337 मामले। हालांकि इन तमाम राज्यों में इस वक्त कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू भी चल रहा है, लेकिन कितना असरदार ये साबित होगा, ये बड़ा सवाल है। मेरे सहयोगी संजय शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। संजय से बात करते हैं। संजय, जिस तरह से हम ये खबरें सुन रहे हैं कि संसद से सुप्रीम कोर्ट तक अब कोरोना पहुंच चुका है और संक्रमितों की जो संख्या है वो बेहद डराने वाली है। इस बीच जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है और जो तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित होंगे? कारगर कितने साबित हुए हैं अब तक, इसका पता तो इसी से लग रहा है कि संसद से सड़क तक, सुप्रीम कोर्ट से सचिवालय तक, हर तरफ ऐसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं कि सब लोगों की चिंता होना लाजमी है। लेकिन बात सिर्फ चिंता तक ही रह जाती है। अभी भी बाजारों में देखिए तो अब वीकेंड कर्फ्यू लगने के बाद लोग थोड़े से सतर्क और सचेत हुए हैं आंकड़े देखने के बाद। वैसे तो देखें तो अभी तक जब तक बाजार खुले थे लोगों ने अपनी तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिखाई और सब लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। अब चूंकि कर्फ्यू लगाया गया है, वीकेंड कर्फ्यू है, तो उसका पालन बड़े बाजारों में तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं जिस इलाके में रहता हूं उसमें तो आमद और रफ्त लोगों की वैसे ही है।
पुलिस की गाड़ियां भले गाहे बगाहे घूमती नजर आती हैं, लेकिन अभी लोगों को आत्म संयम बरतना पड़ेगा और तभी इसका उपाय है। वैसे प्रशासन और शासन अपनी तरफ से उपाय कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, अधिकतर जज 60 साल के करीब या 60 साल से ऊपर के हैं और वो चूंकि जनता से दूर रहते हैं, लिहाजा उनके लिए बहुत संवेदनशील स्थिति होती है और तभी फुल कोर्ट रेजोल्यूशन और उसके पहले 5 वरिष्ठतम जजों की मीटिंग में तय किया कि सभी लोग अपने घर से काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और वहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और वर्चुअल सुनवाई पर ही अब जोर दिया जाएगा। संजय, शुक्रिया आपका। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर संजय ने कही कि संयम बरतने की जरूरत है। अपने ऊपर आपको खुद इन नियमों को फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो इसी तरह से मामले तेजी से बढ़ते जाएंगे। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना का संकट गहराता जा रहा है। अलग अलग अस्पतालों में संक्रमित होने वाले डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो महाराष्ट्र में भी स्थिति गंभीर है। 20,000 से ज्यादा मामले लगातार यहां से सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में 400 से ज्यादा डॉक्टर्स संक्रमित हो गए हैं। मुंबई के सायन अस्पताल में 104 डॉक्टर संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे में 41,434 नए कोरोना के केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं। पंकज उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, उनका रुख करते हैं। पंकज, लगातार महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य रहा है, हमने देखा है जब से कोरोना काल की शुरुआत हुई है, सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है और जो कदम इस वक्त राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं वो कितने असरदार साबित हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आंकड़ों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में कल 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। यानी अगर पूरे राज्य को देखें तो उसमें मुंबई का जो कंट्रीब्यूशन है वो आधे से ज्यादा है और यही हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि मुंबई एक बड़ा ट्रांजिट हब है, मुंबई एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन है। अगर देश विदेश से लोग आ रहे हैं अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए तो उनका जो हब है वो मुंबई हो जाता है और ये एक प्रमुख कारण बना है पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से मुंबई में सबसे ज्यादा केस बढ़े हैं। अब जहां एक तरफ हमने देखा चाहे वो एमएलएज हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं जो पॉजिटिव है, उसके बाद मुंबई पुलिस के कर्मी जो हैं वो पॉजिटिव हुए और अब स्थिति गंभीर इसलिए भी होती जा रही है क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स काफी संख्या में, न सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे राज्य में कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। आज महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि संख्या कोविड पॉजिटिव रेजिडेंट डॉक्टर्स की बढ़कर 400 से ऊपर हो गई है। अब स्टेट रन जेजे हॉस्पिटल में ही 104 केसेस हैं, सायन हॉस्पिटल में 100 से ऊपर केसेस आ गए हैं, केईएम हॉस्पिटल में 80 से ज्यादा केसेस हैं। तो स्थिति गंभीर होती जा रही है। हालांकि अब आपने देखा होगा कि राज्य सरकार का कहना है कि मामले ऐसे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है। लेकिन अगर कल का आंकड़ा देखें 20,000 से ज्यादा केस आए हैं लेकिन 1,000 से ऊपर लोग हॉस्पिटल में गए हैं। ऐसे में हॉस्पिटल्स पे बर्डन तो आ ही रहा है, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन तो आ ही रहा है और रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि वो उनके पास एडिक्वेट अभी जो मैन पावर है वो नहीं है। सिर्फ 60% मैन पावर के साथ वो काम कर रहे हैं और अगर नंबर इसी तरीके से बढ़ते रहे, क्योंकि मुंबई में तो हर रोज 20,000 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं। अगर बिल्कुल पंकज, चुनौती बड़ी है और WHO ने जो चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को हल्के में लेने की भूल ना करें। आंकड़े दिखाकर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में इस वक्त 55 घंटे का कोरोना कर्फ्यू चल रहा है और ये वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक चलेगा। ऐसा ही कर्फ्यू दिल्ली में दूसरी लहर के दौरान भी लगाना पड़ा था, जिसके 4 दिन बाद ही दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई थी। सवाल ये कि इस बार क्या होगा? दिल्ली में 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। सड़कों पर सन्नाटा है, बाजार सुनसान है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू कैसा चल रहा है ये ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंगाली मार्केट में, जहाँ पर इस वक्त बहुत भीड़ हो जाती है सुबह के वक्त, लेकिन अभी यहाँ वीकेंड कर्फ्यू का पालन सही से किया जा रहा है। यहाँ जो दुकानें खुली हैं वो केवल और केवल जरूरी और आवश्यक सामानों को लेकर खुली हुई हैं, जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज में आती है। और अब नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें भी देखिए, कैसे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ उन्हें ही जाने की इजाजत है
जो बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। इस वक्त मौजूद है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि लगातार पुलिस की तरफ से जो चेकिंग अभियान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़ी गाड़ियों को ही जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े नहीं है, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान उनको वापस जो है वो नोएडा की तरफ जो है वो भेज रहे हैं। लगातार जो लोग नोएडा से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं उनको आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाजत है जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। इसके अलावा जो जरूरी चीजों से जुड़े हैं उन्हीं को जाने की इजाजत यहाँ पर दी जा रही है। दिल्ली में 55 घंटे के इस सख्त पाबंदी के पीछे भले ही सड़कों और बाजारों में कोई ना दिख रहा हो, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर भी देख लीजिए। कैसे रेलवे स्टेशन पर खचाखच भीड़ है। कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियां साफ दिखाई दे रही। यानी दिल्ली के वीकेंड कर्फ्यू में इसे पलीता कहें तो ये गलत नहीं होगा। आगे कुछ भी कहने और सुनने के पहले 8 जनवरी के ये आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली में 8 जनवरी को कोरोना के 20,181 नए मामले आए। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत भी हुई और संक्रमण दर बढ़कर 19.60% हो गई। अस्पतालों में 1,586 मरीज भर्ती। यानी दिल्ली में कोरोना की बढ़ती संक्रमण दर फिलहाल ये बता रही है कि अब एक कोरोना संक्रमित मरीज करीब 19 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। और इस मुश्किल वक्त में जनता को बचाने के लिए ही दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत शुक्रवार से हुई। वीक के अंदर सबसे पहले ये ओमिक्रॉन की जो लहर आई है, क्योंकि विदेशों से फ्लाइट भी दिल्ली में आई थी, तो दिल्ली को जो दिल्ली ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी थे। कई बार लगता है कि कुछ लोगों ने थोड़ा ज़्यादा लगा दिया है, बट रिपेंट करने से बेटर है, बाद में पछताने से बेटर है कि थोड़े रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा भी हों। भाई देखो, हमने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए, जिम बंद कर दिए, हमने सारे सिनेमा हॉल बंद कर दिए, बैंकेट हॉल बंद कर दिए, पब्लिक गैदरिंग्स बंद कर दी, शादियों में 20 लोग कर दिए, फ्यूनरल में 20 लोग कर दिए। तो सारे रेस्ट्रिक्शन हमने लगाए। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के डर को समझिए। क्यों कोरोना और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार के हाथ पांव फूले हुए। दिल्ली में 20 दिसंबर को कोरोना के 91 केस थे। 28 दिसंबर को ये आंकड़ा 496 हुआ, 29 को 923, 30 को 1313, 31 को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4099 केस, 4 जनवरी को 5481, 5 जनवरी को 10,665 केस हो गए, 6 जनवरी को 15,097 केस, 7 जनवरी को 17,335 केस आए और 8 जनवरी को यह आंकड़ा 20,181 तक चला गया। हो सकता है कि आजकल में कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर में पीक के आंकड़े को पार कर जाए। अब सवाल यह है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू से ही दिल्ली में कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा? ये तो सब कैलकुलेशन है ही। जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेज में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप, ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। किसी दिन नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। संक्रमण नीचे तब आएगा जब पहले पीक पर पहुंच जाएगा। तब तक भले ये सोचा जाए कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाकर रात को बाहर आने से रोका जा सकता है, लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लगाने से क्या संक्रमण रुकेगा? जबकि मेट्रो के भीतर लोग ऐसे ही खतरे के बीच ट्रेवल करते दिखेंगे। दिल्ली मेट्रो में 100% कैपेसिटी से चलने की इजाजत है, यानी हर सीट पर लोग बैठ सके, बस ऐसे मेट्रो चलनी चाहिए। दिल्ली में ऐसे मुसाफिर सफर करेंगे तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा? दोष इन यात्रियों का नहीं, दोष उस व्यवस्था का है जो जनता को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा पर्याप्त रूप से नहीं दे पाती। नतीजा, लोग मजबूर होते हैं। पता है कि जिस तरीके से पेंडेमिक चल रहा है तो इतना कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पाता है, तो क्राउड की वजह से एक तो ये होता है कि प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से क्राउड देखा प्रिकॉशंस तो कहीं पे भी नहीं है। अब ये है ऑफिस है, अगर ऑफिस नहीं जाएंगे तो फिर फाइनेंशियली सब चीज़ें कैसे बंदा अपना सॉर्ट आउट कर पाएगा। अब सरकार और लोग यही दुआ कर रहे हैं कि काश 55 घंटे के वीकेंड कर्फ्यू के बाद कोई पॉजिटिव खबर आए, लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर न मिले। श्रुतिका के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो दिल्ली में जारी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि ये कदम कितना कारगर साबित होगा और क्या संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति भी दिल्ली में पैदा हो जाएगी। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट आपको दे दें कोरोना मामलों से जुड़ा हुआ। देश में 24 घंटे में 1,59,632 नए मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार की तुलना में 12.4% ज्यादा केसेज हैं। लगातार
जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में एक दिन में 41,434 केसेस, दिल्ली में 24 घंटे में 20,181 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। यानी कि दिल्ली और मुंबई से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। 5 राज्यों में आप देखिए कोरोना के मामले 62.84% पहुंच चुके हैं। तो यह आंकड़ा देखिए 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। तो इस बार पॉजिटिविटी रेट यानी कोरोना संक्रमण दर पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। कोलकाता में तो संक्रमण दर 50% से ज्यादा हो चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि टेस्ट कराने वाले हर 2 लोगों में से एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा संक्रमण दर वाले राज्य कौन कौन से हैं। पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा बंगाल में है, ये करीब 29% पर है। देखिए 29.6%, 100 टेस्ट में से 29 मामले पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहां पर पॉजिटिविटी रेट 26% है, यानी कि अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं तो उनमें से 26 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर औसत संक्रमण दर आप देखिए 24% है, 100 टेस्ट में से 24 यानी कि 24 मामले पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। गोवा की बात कर लेते हैं, 21%, 100 टेस्ट में से 21 पॉजिटिव, यानी कि 100 लोग अगर टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें से 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली 19.6% पॉजिटिव रेट है, 100 टेस्ट में से 19 लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो ये पूरे देश का लगभग अलग अलग राज्यों में क्या हाल है, ये कौन से 5 वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, ये वो राज्य हैं। तो कोरोना को लेकर सख्ती भी है, फिर भी संक्रमण का ग्राफ तेजी से भागता जा रहा है। क्या है इसकी वजह, देखिए। में कोरोना के मामले लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले कोरोना के सामने आए हैं, जिसने सरकार के लिए एक बार फिर से चिंताएं जो है वो बढ़ा दी है। यही वजह है कि सोमवार को डीडीएमए की एक बार फिर से बैठक जो है वो बुलाई गई है, जिसमें कोरोना की पाबंदियों को लेकर के चर्चाएं होंगी। हालांकि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, सरकार की तरफ से सख्ती की गई। दिल्ली में 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया गया है। आज वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है। सड़कों पर, बाजारों में सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा सरकार की कल जो बैठक होनी है उसमें कई और पाबंदियों पर चर्चा होगी कि कैसे कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाई जाए। इसके अलावा लगातार सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं उसमें हॉस्पिटलाइजेशन काफी हद तक कम है, जो एक बड़ी राहत की बात है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली का हाल आपने सुशांत की रिपोर्ट में देखा। और अब बात मुंबई की करते हैं। यहां तो हर तीसरे टेस्ट पे एक कोरोना मरीज मिल रहा है। मुंबई में तो अभी सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही चल रहा है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, कोरोना क्या जितनी तेजी से बढ़ रहा है क्या उतनी ही तेजी से घटेगा भी? आईआईटी का दावा है कि 10 दिन के भीतर पीक आ जाएगा। मुंबई में कोरोना का महाविस्फोट किस तरह से हुआ, इन आंकड़ों से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 8 जनवरी को मुंबई में कोरोना के 20,318 नए केस आए। कोरोना से 5 लोगों की मौत हुई और 120 इमारतें सील कर दी गई। ये मुंबई में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, घड़ी की सुइयां इतनी रफ्तार से नहीं चल रही जितनी तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना का सबसे ताजा विस्फोट सीबीआई कार्यालय में हुआ। यहाँ 68 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। मुंबई के अस्पतालों में डॉक्टर्स को कोरोना हो रहा है। बेस्ट बसों के कर्मचारियों में कोरोना फैल रहा है। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार से लेकर मंत्रियों में कोरोना फैल रहा है। और सबसे ज्यादा टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि धारावी की झुग्गियों में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। जी हाँ, धारावी एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। हम आपको बता दें कि 8 जनवरी को धारावी में कोरोना के 147 मरीज मिले, जो अब तक के सबसे ज्यादा मामले बताए जा रहे हैं। धारावी में कोरोना फैलने का मतलब साफ है कि तीसरी लहर में भी कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है।
दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में से एक धारावी है। कोरोना काल की पिछली लहर के दौरान भी धारावी हॉटस्पॉट था। धारावी से सटे दादर और माही में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत ही गर्दी में रहने वाले लोग हैं, लेकिन धारावी जैसे लोगों ने वो भी करके दिखाया कि शून्य कोरोना करके, तो वो भी लोग एसओपी फॉलो करते हैं, एसओपी पूरी तरह फॉलो करते हैं, तो और क्या चाहिए। मुंबई में कोरोना के महाविस्फोट के बाद जहां एक तरफ अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इलाज करने वाले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की भयंकर चपेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र के रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन के मुताबिक सूबे के 356 डॉक्टर्स अब तक कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें सायन अस्पताल के 98, जेजे अस्पताल के 84, केईएम मुंबई के 70 और नायर अस्पताल के 59 डॉक्टर शामिल हैं। मुंबई में इस खबर ने भी हड़कंप मचा दिया है। जी हां, मुंबई में 7 जनवरी को एक साथ 93 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर में भी 7 जनवरी को 15 स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने से हर कोई हिल गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के महाविस्फोट ने उद्धव सरकार की नींद उड़ा दी है। अब बीएमसी और सरकार के बीच धड़ाधड़ मीटिंग्स चल रही हैं और कोरोना पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये पूरी दुनिया में ओमाइक्रॉन का फैलाव हुआ है और इसीलिए हर कंट्री से आने वाला जो भी व्यक्ति है जो महाराष्ट्र के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे लैंड होगा, उसको 7 दिन का क्वारंटाइन कंपलसरी हम कर रहे हैं और उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक स्पेशल ऐप के तहत उसको मॉनिटर करने का भी काम किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नए साल पर मुंबई में कोरोना का बम फूटा है। 1 जनवरी को 6,347, 3 जनवरी को 8,063 और 4 जनवरी को 10,860 नए केस आए। वहीं 5 जनवरी को 15,166 केस आए। 6 जनवरी को आंकड़ा 20,181 पहुंच गया। 7 जनवरी को 20,997 कोरोना केस और 8 जनवरी को 20,318 कोरोना केस आए। माया नगरी में अब कोविड के एक्टिव केस करीब 80,000 तक पहुंच चुके हैं। इस वजह से अस्पतालों के 16% बेड भर चुके हैं। 500 से ज्यादा बिल्डिंग्स को सील करना पड़ा है। ये बीकेसी का एग्जाम्पल दिया, 2,500 बेड हमारे रेडी है, उसमें हमारे 108 बेड ऑक्सीजन आईसीयू है, 12 बेड हमारे डायलिसिस है, 1,392 बेड हमारा बिना ऑक्सीजन के है, 896 बेड हमारे ऑक्सीजन के है और डेली 800 से 900 लोग इधर एडमिट होते हैं। 670 लोग आज भी एडमिट है बिना ऑक्सीजन के और 280 लोग ऑक्सीजन पर है। और मैं खुद जाके अंदर देख के आई हूँ। जो बोर्ड का एक डिजिटल बोर्ड है उसको टैली करना, मैं अंदर जाके देख के आई हूँ। मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना का डर है। 8 जनवरी को महाराष्ट्र के 41,434 केस आए और 19 लोगों की मौत हो गई। मुंबई कोरोना की पिछली 2 लहरों को देख चुकी है। मुंबई वाले एक और लहर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है कोरोना के खिलाफ जंग को हर मुंबईकर अपनी निजी जंग बना ले। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में हालात बिगड़ने की आशंका बढ़ रही है। इसके चलते पाबंदियां बढ़ने वाली हैं। कल यानी 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसके अलावा कोरोना की नई गाइडलाइन भी लागू हो रही है। आइए उन गाइडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 से सुबह 5 बजे तक का है। कोचिंग, स्कूल, कॉलेज 15 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जिम, पूल, स्पा भी बंद कर दिए गए हैं। शादी समारोह और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या भी नए सिरे से तय कर दी गई है। तो 10 जनवरी से नाइट कर्फ्यू महाराष्ट्र में लग जाएगा और किस तरह से पाबंदियां हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, वो इन ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं। संक्रमण फैलने की रफ्तार से देखें तो इस वक्त बंगाल में भी हालात सबसे
ज्यादा खराब हैं। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट करीब 29% इस समय बंगाल में ही है, लेकिन कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट 50% को भी पार कर गया है। ऐसे हालात में ममता सरकार ने पार्लर और सैलून 50% क्षमता से चलाने की इजाजत दे दी है। देखिए कोलकाता से आज तक संवाददाता प्रेमा राजाराम की रिपोर्ट। शुक्रवार तक 18,213 नए कोरोना मामले सामने नजर आए पश्चिम बंगाल में और फिलहाल अभी नाइट कर्फ्यू में कोई राहत नहीं है, लेकिन एक खुशखबरी है कि जो सैलून्स और ब्यूटी पार्लर्स है उनको अभी अनुमति दी गई है कि 50% कैपेसिटी पर ऑपरेट किया जा सकता है और जो स्टाफ है उनको डबल डोज वैक्सीन लेना पड़ेगा और इसके अलावा जो बाकी कोविड के नियम है वो नियम उनको दिमाग में रखते हुए यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। आइए हम उनसे बात करते हैं जो सैलून में जो रहते हैं, वो जो सैलून ऑपरेट करते हैं। आपको क्या दिक्कत होता है जब सपोज एक लॉकडाउन होता है, जैसे लॉकडाउन आपने देखा है पहले, अभी जब सरकार ने कहा था कि बंद होना चाहिए, अभी आपको राहत मिली है कि आप लोग अभी ये खोल सकते, तो आपको कैसे फील हो रहा है? मैं तो बहुत ही खुश हूँ जब ये परमिशन मिला कि खोल सकते हैं, नहीं तो क्या हाल हो चुका था ये मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कैसा चलता, कैसे मेंटेन करता, ये हमें कुछ नहीं पता था। जब मुझे पता चला कि आज से हम लोग सैलून खोल सकते हैं, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। मेरे साथ ऑल ओवर स्टाफ बहुत हैप्पी है। हम लोग सरकार को लॉट थैंक्स कहना चाहते हैं कि हम लोग को ये परमिशन दिया है, क्योंकि हम लोग ऑल ओवर हमेशा सेफ्टी लेके काम करते हैं। हम लोग हमेशा सैनिटाइज करते हैं अपने खुद और स्टाफ को, क्लाइंट को, ऑल ओवर को। तो हम लोग हमेशा अपने सेफ्टी लेके काम करते हैं, मगर हमेशा हम लोगों पर ये प्रॉब्लम आता है कि जब सैलून लॉकडाउन, हमारे इतना सारे स्टाफ होते हैं ऑल ओवर कैलकाटा में, इतने सारे कलीग होते हैं, उन लोग कैसे ये मेंटेन करेंगे, ये सरकार का सोच ले तो ये नहीं प्रॉब्लम होता है। मगर फिर भी थैंक्स कि आज हम लोगों को परमिशन मिल गया है।